यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन है इसका मेंस का टेस्ट पेपर है, ठीक है। मेंस का टेस्ट पेपर 2024 का है, इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें आपके 1 to 5 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 5 क्वेश्चन थे। और ये जो पार्ट 2 कराएंगे इसमें 6 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे, राइट। तो 6 से 10 क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। आपका टेस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, और अपना पे टेलीग्राम में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, राइट, 5वां ये दिया हुआ है, ठीक है। तो छठे से स्टार्ट करेंगे, वहाँ छठे से स्टार्ट करेंगे, और 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है। तो इस टाइप से आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन ये भी पूरे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहाँ पे भी आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। और आपका 10वां क्वेश्चन ये रहा, ये 10वां क्वेश्चन है आपका, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं। भारत में दबाव समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका के आलोक में चर्चा कीजिए कि क्या ये पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भारत के जो दबाव समूहों द्वारा यहाँ पे भूमिका यहाँ पे है, ठीक है, उसके आलोक में चर्चा करना है, क्या ये पिछले वर्षों से अत्यधिक प्रभावशाली हो गए, ठीक है। तो आपको दृष्टिकोण यहाँ के क्या बनाना है, दृष्टिकोण आपको कैसे बनाना है। तो देखो, पहली बात आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में पूछ रहा है। आपको जो इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रस्तावना रहेगी, किसके बारे में पूछ रहा है आपको वहाँ पर वो बताना रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका दबाव समूह के बारे में पूछ रहा है, तो आपको वहाँ पे बताना रहेगा कि दबाव समूह की जो लोकतंत्र है उस पर क्या भूमिका है, ये आपको बताएंगे, राइट। सेकेंड नंबर में आपको बताना है, उदाहरण के साथ इसको बताएंगे इसमें कि क्या दबाव के जो हमारा दबाव समूह है उसके विगत वर्षों में क्या अभी जो आए इसमें बोला प्रभावशाली हो गए, हुए हैं या नहीं हुए हैं, या क्या इसके कारण सामने से, इसके लिए आप वहाँ पे बता देंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट पे आप अपना यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही 3 बातें पूछी, तो यहाँ से 2 बात पूछने के बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे तीसरी बात में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं कैसे लिखना है आपको। देखो, पहला स्टार्ट करना है आपको इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना से, तो उसमें लिखेंगे दबाव समूह समान हितों वाले लोगों को एक संगठित समूह होता है, ठीक है। राजनीति है उनका एक लोकतांत्रिक जो कार्य प्रणाली है उसके दबाव समूहों की अहम भूमिका होती है, राइट। ये जनता से जुड़े जो प्रमुख सार्वजनिक मुद्दे हैं उस पर जनता की राय को चर्चा या उसकी जो बहस वाद विवाद है उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, राइट। इस प्रक्रिया है इसमें लोगों को शिक्षित करते हैं, ठीक है। इससे दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं, साथ ही लोगों की लोकतांत्रिक जो भागीदारी है उसको भी बढ़ाते हैं, तथा जो विभिन्न मुद्दे हैं उसको भी उठाते हैं, राइट। इस टाइप से आप इसको यहाँ पर इतना 3 लाइन में बता देंगे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ से क्या लिखना है, उसके बाद आप नीचे से लिखेंगे यह तर्क, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, यह तर्क दिए जाते हैं कि दबाव समूह तेजी से प्रभावशाली होते जा रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित से पता चलता है। जैसे निम्नलिखित पता चलता है कैसे, हेडिंग डालेंगे पहली, मानवाधिकार जागरूकता, ठीक है। मानवाधिकार जागरूकता, इसके अंतर्गत आपको लिखना है इसके कारण दबाव समूह की उन गतिविधियों में तेजी आई है जो न्यायालय के माध्यम से विधायी सुधारों, अल्पसंख्यक के हितों, नागरिक स्वतंत्रता आदि पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए LGBTQ, ठीक है, जो आपका लेस्बियन, गे जो है ना, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है, ये सब इसके यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। ये आप एग्जांपल दिखा सकते हैं। उसके बाद इसमें एग्जांपल और दे सकते हैं, ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, ठीक है, जो आपका भारतीय महिला मुस्लिम महिला जो आंदोलन है BMMA, ठीक है, इस पर उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर क्या है निर्णय दिया था। तो ये दोनों बातें आप यहाँ पर इस पर दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकंड हेडिंग में क्या लिखेंगे आप, सेकंड हेडिंग में आपको लिखना है प्रशासनिक सुधार, ठीक है। प्रशासनिक सुधार में क्या लिखेंगे, कई सुधारों के चलते सरकार की जवाबदेही की मांग करने वाले दबाव समूह सशक्त हुए हैं, ठीक है। इनमें सूचना का अधिकार, RTI अधिनियम, पूर्व विधायी जो समीक्षा है वो, ठीक है, डिजिटलीकरण इत्यादि यहाँ पर क्या है शामिल किए गए हैं, राइट। हाल ही में क्या है, सरकार ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या है नागरिक समाज जो संगठन है उसके द्वारा उजागर की गई कुछ चिंताएं वो समायोजित करने के लिए यहाँ पर डेटा संरक्षण विधेयक को यहाँ पर संशोधित किया है, राइट। ये आप यहाँ पर सेकंड बात में बताएंगे। थर्ड बात में बताएंगे, थर्ड जो हेडिंग रहेगी उसमें बताएंगे, हेडिंग डालेंगे थर्ड नंबर, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ठीक है। इसमें लिखेंगे उदारीकरण के कारण करों और जो कारपोरेट विनियमन है उसके प्रभावित करने का व्यवसाय सरकारों के जो अत्यधिक सक्षम है, सरकारों के पास क्या है अत्यधिक सक्षम है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकार बजट निर्माण से पहले भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग को महासंघ या भारतीय उद्योग पर जो आपका परिसंघ है वो जैसे क्या व्यावसायिक निकाय पर यहाँ पर परामर्श करते हैं, आप ये बता देंगे थर्ड पॉइंट हेडिंग में। चौथी हेडिंग आपकी क्या रहेगी, चौथी हेडिंग रहेगी वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण में क्या लिखेंगे, वैश्विक व्यवसाय और गैर सरकारी जो संगठन है, ठीक है, NGOs जो होते हैं भारत में नीतियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख अभिकर्ता बने रहे हैं, राइट। ये आपको बता देंगे। पांचवी बात आपको बताने, पांचवी हेडिंग बतानी है आपको, पांचवी से हेडिंग बताएंगे महिलाओं की भागीदारी, ठीक है। इसमें लिखेंगे बढ़ती साक्षरता और उसके परिणाम स्वरूप हो रहे महिलाओं के जो सशक्तिकरण है उसके चलते दबाव समूह गतिविधियों में इनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है, राइट। उदाहरण के लिए जो आपका स्वनियोजित महिला संगठन है जिसको बोलते हैं सेवा, ठीक है, SEWA, ठीक है, क्या स्वनियोजित महिला संगठन, राइट, कामा महिला श्रमिकों की जो अधिकार की मांग उठाने के लिए यहाँ पर अग्रणी रहा है, ये आप यहाँ पर इस बात दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो छठी हेडिंग रहेगी
उसमें लिखना है राजनीतिक दलों का विकल्प, ठीक है, राजनीतिक दलों का क्या विकल्प हो सकता है ये भी लिख देंगे। जैसे कि इसमें लिखेंगे हित समूह राजनीतिक दलों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए अधिक आशाजनक मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका जैसे इंडिया अगेंस्ट जो आपका करप्शन ग्रुप था वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, ये आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग है 7वीं, उसमें लिखना है आपको सत्ता का हस्तांतरण, ये हेडिंग डालनी है। इसके अंतर्गत लिखना है आपको सब में एक एक दो लाइन लिखना है, ठीक है। दबाव समूह स्थानीय जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावशाली हो गए, विशेष रूप से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद से, ठीक है, ये आपको लिखना है। हालांकि इसी के बाद ये पूरा हो जाने के बाद नीचे आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, हालांकि ऐसे कई लोग भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि हाल के दिनों में निम्नलिखित कारणों के से दबाव समूह में प्रभाव में कमी आई है, तो ये आप ये पॉइंट दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला ऐसा पॉइंट एक और लिख सकते हैं आप, राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करना, ठीक है। एक हेडिंग नीचे और डाल सकते हैं, एक बार उसमें कोई पॉइंट नहीं डालना है, सीधा हेडिंग डालेंगे और आपको लिखना है राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करना। इसमें लिखेंगे कुछ दबाव समूह पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे भारत में राजनीतिक और विदेशी हितों के सुनिश्चित करने के साधन मात्र बन गए हैं, ठीक है। माना जाता है कि निहित स्वार्थों के चलते आर्थिक विकास से जुड़ी जो कई परियोजनाएं हैं उसके विरोध के कारण भारत में काफ़ी क्षति पहुंची है, राइट। वर्ष 2016, ठीक है, वर्ष 2016 में आसूचना ब्यूरो जिसको आईबी बोलते हैं, ठीक है, आसूचना ब्यूरो जिसको आईबी बोलते हैं, कि एक रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया कि इस तरह के विरोधों से प्रत्येक वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 2 से 3% की क्या है क्षति होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ब्लैक करके आपको दिखा दीजिएगा, हाईलाइट करके, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा और आपको निष्कर्ष में लिखना है। यहाँ से निष्कर्ष में लिखेंगे समग्रता, ठीक है, समग्रता दबाव समूह अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अपरिहार्य अवयव बन गए। समाज की अत्यधिक जटिल प्रकृति के कारण व्यक्ति अपने हितों को अपने दम पर आगे नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार की नीति निर्माण के कार्यान्वयन के लिए इस जो संगठित समूह है उसके परामर्श करें, ठीक है, संगठित समूह से क्या है परामर्श करें, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरूरी नहीं कि जो मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ वो आप सेम निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष आप, क्योंकि यहाँ से देखो काफ़ी लोग जो आपका मैं लेक्चर है वो देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जरूरी कि आप सब एक साथ जो मैं आपको निष्कर्ष देख रहा हूँ वो भी निष्कर्ष लिखें। मैंने आपको निष्कर्ष बताया तो इस टाइप से सोच के आप अपना भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, राइट। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत के संविधान में कैग का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है क्योंकि यह सरकार की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। चर्चा करना है, ठीक है। दृष्टिकोण हमारा इसमें क्या रहना चाहिए, किसके बारे में पूछ रहा है। देखो दृष्टिकोण हमारा वो होता है, स्टार्ट करते हैं, पहला इंट्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट करता है जिसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, कैग, राइट। आप बताएंगे यहाँ पर कैग के बारे में, ठीक है। कैग क्या है, इसके महत्व जो वो है क्या, मैं तो इसका चर्चा करेंगे पहली बात में इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है आपको, 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। सेकंड बात में बताएंगे ये सरकार की वित्तीय जो जवाबदेही है और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है, ठीक है, किस टाइप से सुनिश्चित करता है, आपको पॉइंट्स बाई हेडिंग वाइज आपको बताना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट में इसके बाद आपको आपसे निष्कर्ष निकाल देना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। कैग के बारे में बताएंगे। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक में मालिका परीक्षक कैग, ठीक है, जो कैग है उसकी जो स्वतंत्र का पद है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा जो विभाग है उसका प्रमुख होता है। वह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक करता है या नियंत्रक होता है, ठीक है। इसका नियंत्रण केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर होता है। आपको ये बातें हाईलाइट कर देनी है। इसका जो नियंत्रण है केंद्र तथा राज्य के जो है उसमें दोनों स्तरों पर होता है, ठीक है। यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कैग भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ये आपको एक और ब्लैक पेंसिल लिख देना, डार्क या कुछ हाईलाइट कर देना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे, ये निम्नलिखित तरीकों से सरकार की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित करता है या पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। कौन से निम्नलिखित है, पहले हेडिंग डालेंगे खातों का लेखा परीक्षण करना, ठीक है। क्या खातों का लेखा परीक्षण करना, इसके अंतर्गत लिखेंगे आप कैग केंद्र और राज्यों के जो सरकार हैं उसमें सहित सरकारों सहित सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वित्तीय लेन देन के खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होता है, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है विधियों और विनियमों का जो अनुपालन है वो सुनिश्चित करना। इसमें लिखेंगे कैग वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, सेकंड बात हो जाएगा, सेकंड हेडिंग। तीसरी हेडिंग में लिखना है राष्ट्रपति और विधायिका के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसमें लिखेंगे कैग सरकार के वित्तीय प्रबंधन है और उनके जो प्रदर्शन है उस पर प्रतिवेदन तैयार करता है जिसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात जिसे संसद व राज्य विधानमंडल में इसको रखा जाता है, राइट। इन प्रतिवेदन को व्यापक रूप से जनता और विधायिका है उसके सदस्यों के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये आप तीसरी हेडिंग बताएंगे। चौथी हेडिंग आपकी रहेगी यहाँ से जो संसाधन है, ठीक है, संसाधनों के कुशल उपयोग। इसमें लिखेंगे कैग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन खातों में
संवितरित किया गया था, ठीक है, वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है, राइट। साथ ही क्या है, वह ये सुनिश्चित करता है कि क्या व्यय उस जो प्राधिकार है उसके अनुरूप है जो इसका विनियमन करती है। तो ये बात आपको चौथे में बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी में एक और हेडिंग लिखना है, निष्पादन लेखा परीक्षण, ठीक है। इसमें लिखेंगे कई विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जो प्रभावशीलता है और परिणाम है उसके मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा भी करता है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है समग्र रूप से कैग भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि यह सरकार की कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण एवं जो संतुलन करता है के रूप में कार्य करता है, ठीक है। साथ ही यह उनके कामकाज में वित्तीय पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है। ये आपका निष्कर्ष यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर भी 7वां पूरा हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत में स्थानीय सरकार के विकास को रेखांकित करते हुए पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, ठीक है, उनमें 73वें संविधान संशोधन में अधिनियमित किए गए परिवर्तन का प्रकाश डालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दृष्टिकोण में क्या बताना, किसके बारे में पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन के बारे में। क्वेश्चन आपको मिलते ही समझ आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, 73वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पर उठाएंगे यहाँ से पॉइंट, ठीक है। या आप यहाँ से उठा सकते हैं जो स्थानीय सरकार के महत्व के बारे में, जैसे स्थानीय सरकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो कहीं से भी ले लेंगे क्वेश्चन, तो उठाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसको स्थानीय सरकार से देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। स्थानीय सरकार के बारे में बताएंगे क्या है स्थानीय सरकार, या तो आप 73वें संविधान संशोधन के बारे में बता देंगे, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताएंगे इस वाले में, एक ही बताता हूँ, डाउट में हो जाओगे आप। पहला मैंने क्या बताया, स्थानीय सरकार, तो इसके बारे में बताएंगे। दूसरा आपसे बताना है जो स्थानीय सरकार जो है इसमें इसके विकास है, क्या क्या इसके विकास है, इसका वर्णन कर देंगे, कैसे विकास हुआ है, राइट। तीसरा जो पॉइंट रहेगा, तीसरी हेडिंग रहेगी, पंचायती राज संस्था जो होते हैं 73वें संविधान संशोधन में क्या इसके अधिनियम लाए गए, क्या क्या अधिनियम लाए गए, वो उसके प्रकाश डालेंगे, उससे बताएंगे आप क्या है, ठीक है। तीसरी बात पे। चौथी बात पे आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा फ्रेम बनाना है। अगर वहाँ से स्टार्ट करते हैं 73वें से, तो ये लिखते, उसके बाद आपको ये बताना होता, फिर सेम पॉइंट जो आगे करने हो तो वो करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर में आपको स्थानीय सरकार के बारे में बताना है, ठीक है। तो बताएंगे भारत में स्वशासी ग्राम समुदाय प्राचीन काल से ही सभाओं या ग्राम सभाओं के रूप में अस्तित्व में थे, ठीक है। कालांतर में इन ग्राम निकायों ने पंचायतों का रूप ग्रहण कर लिया है जो ग्राम स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करती थी। समय के साथ साथ उनकी भूमिका और कार्यों में परिवर्तन होता रहा है। ये पहला बात मैं आपको बता देना इसी में। उसके बाद नीचे से हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे भारत के तत्कालीन वाइसराय, ठीक है, सॉरी हेडिंग नहीं डालेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ से जो आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। उसके बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे कि आधुनिक काल में स्थानीय सरकार के कुछ निम्नलिखित तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट्स में लिखेंगे पहला पॉइंट, भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड रिपन की पहल पर 1882 के बाद निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे, उन्हें स्थानीय बोर्ड भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है, जो मॉडर्न वाले भी बताया मैंने, आधुनिक वाला। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 19 था, उसके अनुसार प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। यह प्रवृत्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद भी जारी रही है, ठीक है, ये भी आपको दिखाना है। तीसरा पॉइंट आपको दिखाना है यहाँ से, तीसरा पॉइंट रहेगा, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शासन के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया जिसमें अधिकांश शक्तियाँ और संसाधन केंद्र और राज्य के स्तर पर केंद्रित थे, ठीक है। व्यापक तौर पर स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता था, ठीक, राइट। साथ ही क्या उनकी स्वायत्तता भी सीमित की जाती थी या सीमित रहती थी, ठीक है। ये पॉइंट बताएंगे। चौथा पॉइंट आपको बताना है, 1960 के दशक में भारत में अधिक प्रभावी और अनुक्रियाशील स्थानीय सरकार की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था, ठीक है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए कई समितियों या आयोग है उनकी नियुक्ति भी की थी, ठीक है, जिसमें क्या है बलवंत राय मेहता समिति, राइट, कब 1957 में गठित की गई थी, और जो अशोक मेहता समिति 1978 में गठित की गई थी, ठीक है, शामिल है। इन समितियों के स्थानीय सरकारों के लिए जो शक्ति है उसमें संसाधनों का पर्याप्त विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से अगला पॉइंट लिखना है, वर्ष 1989, ठीक है, 1989 वर्ष 1989 में केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर 2 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए जिन्हें संसद द्वारा 1992 में, ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन और आपका 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, के रूप में यहाँ पर अधिनियमित किया गया, राइट। तो अब देख लेते हैं क्या क्या 73वां था। तो यहाँ पे अब 73वें के बारे में बता देंगे, जैसे कि मैंने 2 पार्ट में बताया। तो 73 बारे में बता देंगे, 74 के बारे में बता देंगे क्या, 73 और 74। तो 73 के बारे में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा। इसमें लिखना है जो 73वें संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज संस्थाएं निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। क्या क्या, पहला है त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है, ये अब लिखेंगे, इसके अंतर्गत पॉइंट लिख भी देंगे, जैसे कि वर्तमान में सभी राज्यों में पंचायती राज की एक समान त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है। अगला लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसी में, निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन के अंदर क्या लिखना है, यदि
राज्य सरकार पंचायत के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से उसे भंग कर देती है, तो इस कारण या इस तरह से विघटन के 6 महीने के भीतर नए निर्वाचन है उसे किए जाने के लिए आवश्यकता होती है, राइट। यह पंचायतों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, यह बताएंगे। तीसरा पॉइंट इसी में बताएंगे, आरक्षण। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जाति जो ST होते हैं उनके लिए भी 3 स्तरों पर आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया है। चौथा है विषयों का स्थानांतरण, ठीक है। भारतीय संविधान की 11 सूची है जिसको वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। ये लिखा दिखा देंगे। तो इस टाइप से देखो जितने पॉइंट से 4 पॉइंट काफ़ी हैं, 4 पॉइंट आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट मैं बता देता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 200 वर्ड का ऑलरेडी हो जाएगा आंसर। 5वां पॉइंट लिखेंगे आप राज्य वित्त आयोग। इसमें लिखेंगे राज्य सरकार को 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्त आयोग को नियुक्त करना भी अनिवार्य होता है, राइट। ये स्थानीय सरकारों की वित्तीय जो स्थिति है उसकी जांच करता है और राज्य के स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण की समीक्षा करता है। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। और अपना यहाँ से निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे इस संशोधन ने पूरे भारत में इन स्थानीय संस्थानों की उपस्थिति सुनिश्चित की है जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। साथ ही इसने शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक वातावरण का मंच भी तैयार किया है। यहाँ से आप अपना आंसर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। पूरा आंसर हो जाएगा और आंसर को क्लोज कर देंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय अधिनियम, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रमुख विशेषताओं को वर्णित करते हुए भारत की इसके द्वारा महत्व पर चर्चा करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दृष्टिकोण क्या रहेगा देखते हैं 9 नंबर में। देखो किसके बारे में पूछ रहा है, ग्राम न्यायालय के बारे में। तो आपको ग्राम न्यायालय के बारे में बताना है, ठीक है। इसकी उदाहरण क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में बताएंगे। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है ग्राम न्यायालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि हम बोल रहे हैं प्रमुख विशेषताएं, तो विशेषताएं आप सेकंड बात में बता देंगे, ठीक है। थर्ड बात में आपको क्या बताना है, इनकी ग्राम न्यायालय की जो महत्व हैं, क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालना है, थर्ड पॉइंट में बता देंगे। फोर्थ पॉइंट में कुछ नहीं यहाँ पर क्योंकि पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो फोर्थ पॉइंट में क्या बचा, निष्कर्ष यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। आंसर में लिखना है आपको ग्राम न्यायालय की अवधारणा क्या है, इसको देखते हैं। इसमें लिखेंगे ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ठीक है, का अधिनियमन ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, यह ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु किया गया था, राइट। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है जो इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के परामर्श के राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर की जाती है। पहला पॉइंट मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन ही बता देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका पूरा होता है। यहाँ से हेडिंग डालेंगे ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, इसके हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है पहली हेडिंग, इसके अंतर्गत पहली सब हेडिंग रहेगी, ठीक है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसमें लिखना है जिले में मध्यवर्ती स्तर के प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती जो पंचायत हैं उसके समूह के लिए, जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वहां तटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाना चाहिए या किया जाता है, ठीक है। उनका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड हेडिंग क्या है, न्यायिक शक्तियाँ, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे ग्राम न्यायालय एक चल न्यायालय होता है तथा यह आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। थर्ड हेडिंग क्या रहेगी, ग्राम न्यायालयों की पीठ, ये हेडिंग है। ग्राम न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होती है। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीशों को गांव में जाकर वहां कार्य करना होता है और उनके मामलों का निस्तारण करना होता है। तीसरी हेडिंग बताएंगे। चौथी हेडिंग क्या है, क्षेत्राधिकार, ठीक है। क्षेत्राधिकार में लिखेंगे ग्राम न्यायालय जो अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची है उसमें निर्दिष्ट सभी आपराधिक मामले, दीवानी मुकदमे, दावों या विवादों की सुनवाई करता है। तो यहाँ से आपको ये बता देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, अगली हेडिंग लिखनी है पाँचवीं, ये चौथी पाँचवीं जो भी रहेगी नंबर। पाँचवीं हेडिंग है प्रक्रियात्मक पहलू, इसमें लिखेंगे ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है, 1872 में वर्णित साक्ष्य के नियमों के बंधे हुए नहीं है, ठीक है, साक्ष्य में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उच्च न्यायालय के जो द्वारा निर्मित यहाँ पर किसी भी नियम के अधीन कार्य करेंगे या किसी भी नियम के अधीन होंगे, ठीक है। अगला लिखना है, यहाँ से आपको हेडिंग डालनी है। यहाँ पे वो आपको वाला पूरा हो गया, ठीक है, जो ऊपर बताया था उसका पूरी हो गई, पूरी 5 ही हेडिंग थी। यहाँ पर न्यू हेडिंग पड़ेगी बीच में, ग्राम न्यायालयों का महत्व, ठीक है, जो ग्राम न्यायालय हैं उनका क्या महत्व है ये आपको बताना है। यहाँ पे पहली हेडिंग इसमें रहेगी ग्राम न्यायालय के महत्व में, न्यायालय तक पहुँच, ठीक है, या न्याय तक पहुँच, ठीक है, न्याय तक पहुँच, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है पहला, संविधान के अनुच्छेद 39A में राज्य को न्याय के समान पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया। इसमें वर्णित है कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य न्याय जो योग्यता है उसके कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसर से वंचित न रह जाए, ठीक है। तो ये आपको लिखना है पहली हेडिंग में। दूसरी हेडिंग लिखना है शीघ्र न्याय, ठीक है,
शीघ्र न्याय, तो इसमें लिखेंगे आप ग्राम न्यायालय पर भारतीय विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट, ठीक है, 114वीं 114वीं रिपोर्ट में आम आदमी को त्वरित, सस्ता और समुचित न्याय प्रदान करने हेतु ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। राइट, ग्राम न्यायालय का अधिनियम 2008 सामान्यतः विधि आयोग की सिफारिश पर आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वहनीय न्याय। ठीक है, वहनीय न्याय, जो मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट बताया वहाँ से आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं फिर से बता देता हूँ पहला वाला पॉइंट। इसमें बोला था ग्राम न्यायालय जो था अधिनियम 2008 समानता विधि आयोग की सिफारिश पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा जो ग्राम न्यायालय हाल ही में न्यूज़ में था, जो ग्राम न्यायालय 2008 हाल ही में न्यूज़ में था, उसके बारे में विचार करना है। ये बोलेगा ये विधि आयोग की सिफारिश पर आधारित है, या बोल देगा ये जो आपका वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, ये कोई भी आयोग दे देगा किस सिफारिश पर आधारित था, तो आपको याद रखना है क्या था, ये आपका विधि आयोग की सिफारिश पर आधारित था। बस इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले में क्या लिखेंगे, वहनीय न्याय में इसमें लिखना है गरीबों का यह प्रमुख अपेक्षा होती है कि उन्हें उनके निकटतम स्थान पर ही न्याय तक पहुंच उपलब्ध हो। ठीक है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना से ग्रामीणों को भी लोगों को क्या त्वरित और सस्ता समुचित न्याय यहाँ पर सुलभ हो सकता है। ठीक है, ये लिखेंगे। यहाँ से आपको निष्कर्ष डालना है। निष्कर्ष में लिखेंगे ग्राम न्यायालयों ने गरीबों की न्याय तक पहुँचने की सुनिश्चित करने के लिए समाज में वंचित वर्गों की सहायता करने में एक सकारात्मक या भूमिका निभाई है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे और आंसर आपका क्लोज हो जाएगा आंसर। ठीक है, 9वां नंबर आंसर आपका पूरा हो जाएगा। राइट, मैं देखो उसमें कुछ बता रहा था कि जैसे कि आप मेंस का भी आंसर लिख रहे हो, यहाँ से मेंस का जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कम मैं 10 क्वेश्चन, अगर मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मेंस के, तो 10 से 12 क्वेश्चन मैं प्रीलिम्स के भी डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, निकाल सकता हूँ। तो इस वजह से आपको अच्छे से रीड करने क्या क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स से बना सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का हो रहा है तो प्रीलिम्स से ही क्वेश्चन पूछे, वो मेंस के डाटा से क्वेश्चन निकाल के पूछेगा आपका। राइट, तो इस टाइप से आपको अच्छे से रीड करना, अच्छे से तैयारी करनी है। इसीलिए बोलते हैं कि तैयारी हमेशा मेंस से ही करनी चाहिए। मेंस का जो होता है वहाँ से तैयारी करनी चाहिए। बट लोग बोलते हैं मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस की तैयारी क्यों करूँ, स्टार्ट ही मेंस से करना चाहिए। राइट, बाकी देखो कुछ और डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जुड़ भी सकते हैं, जितना कोई डाउट रहेगा मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा पंथ निरपेक्षता शब्द की व्याख्या। ठीक है, पंथ निरपेक्षता शब्द की व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए कि भारतीय संविधान के उपबंध किस प्रकार पंथ निरपेक्ष मूल्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, दृष्टिकोण हमारा देखो किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मेरे पंथ निरपेक्षता के बारे में। ठीक है, पंथ निरपेक्षता बताएंगे क्या है पहली बात में। ठीक है, दूसरी बात में बताना है आपको संविधान में पंथ निरपेक्षता के विचार को दर्शाने वाले यहाँ पर कुछ उपबंध हैं। ठीक है, संविधान में जो उपबंध है यहाँ पर ये क्या है वो आपको बताना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कुछ है नहीं क्योंकि सब पूछ लिया मैंने, इसमें आप बता दिया। और थर्ड पॉइंट आप निष्कर्ष, अगर कुछ नहीं बचा तो आप निष्कर्ष लिख देंगे। थर्ड पॉइंट में निष्कर्ष बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका ये लास्ट क्वेश्चन 10वां कि पंथ निरपेक्षता क्या है। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का उद्भव पश्चिमी देशों से हुआ है। ठीक है, इस अवधारणा में पंथ निरपेक्षता को नागरिक मामलों और राज्य से धर्म के अलगाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही यह किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म की घटती जो भूमिका है उसको दर्शाती है। विश्व में पंथ निरपेक्षता की अलग अलग परंपराएं क्या प्रचलित हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है, भारत में राज और धर्म के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा यहाँ पर विद्यमान नहीं है। ये आप यहाँ पर इतना बता देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के विचार को दर्शाने वाले निम्नलिखित कारण या निम्नलिखित उपबंध क्या क्या हैं। ठीक है, क्या फिर से बता देता हूँ, हेडिंग डालना है बीच में। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के विचार को दर्शाने वाले निम्नलिखित उपबंध हैं, क्या क्या हैं। पहला हेडिंग उद्देशिका, जो आपने पढ़ा है संविधान में। उद्देशिका जो है भारत के सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य की परिकल्पना करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। इसमें क्या लिखना है, समता का अधिकार। मूल अधिकार के अंतर्गत ही आपको डालना है समता का अधिकार। मूल अधिकार लिखा, आपने लिख दिया यहाँ पे समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ, समता या विधियों के समान संरक्षण प्राप्त से वंचित नहीं करेगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये 14। ये लिखने के बाद आप आर्टिकल 14 बीच में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है ऐसे, या उसी समता के अधिकार में ही लिखना है अगला पॉइंट, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 ये भी दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग, तीसरी हेडिंग डालनी है। तीसरी हेडिंग क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें लिखेंगे सभी व्यक्ति। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तीसरी हेडिंग रहेगी। इस सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध के रूप में मानने या आचरण को इसमें प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल तो कौन सा बोलता है, ब्रैकेट में लिख देंगे अनुच्छेद 25 के अनुसार। ठीक है, ऐसा इसमें पॉइंट डाल के नीचे लिखेंगे प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग में धर्म विषयक कार्य को प्रबंध करने का अधिकार होता है अनुच्छेद 26 के अनुसार, ऐसा कर देंगे। राइट,
तो इस टाइप से आप यहाँ पे पॉइंट दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हेडिंग लिखेंगे। उसमें लिखेंगे आप जो डीपीएसपी है या राज्य के निर्देशक तत्व हैं, इसमें पंथ निरपेक्ष मूल्यों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 के तहत समान जो सिविल संहिता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। एक हेडिंग और लिखेंगे नीचे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें लिखना है प्रत्येक नागरिक, ठीक है, प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कम से कम कितनी 18 वर्ष है, उसे जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार होता है, ठीक है। आप ये पॉइंट बताएंगे और आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है इसके अलावा ऐतिहासिक केशवानंद भारतीवाद हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का एक भाग माना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर दिखा देंगे। निष्कर्ष जो इतना रहेगा 1-2 लाइन का ही निष्कर्ष लिखना है, उससे ऊपर नहीं लिखना है। यहाँ पे निष्कर्ष आपका पूरा हो जाएगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष इसमें से निकाल सकते हैं क्या निष्कर्ष लिखेंगे, राइट। तो यहाँ से देखो 10 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे, 6 से 10, तो मैंने 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक मैंने डिस्कस कर लिए पाँचों। तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन सोचा करिए कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे निकलेगा, राइट। या कुछ डाउट रहा करे पूछने का तो मुझसे टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर लगाएंगे, ठीक है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब पेपर अपना निकालते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने मेंस को टॉपिक लेकर डिस्कस किए हो प्रीलिम्स से, ठीक है। अभी जिससे आप मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं 24 का, ठीक है, तो ये न्यूज़ आपकी 24 तक पूरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो आपकी प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताया, लास्ट क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो उस टाइप से आपको क्रिएट करके चलना है क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है, और आंसर भी लिखना है, और आंसर अपना चेक भी करा सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, राइट। कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा पार्ट 3 में 11 से आपका 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 11 से 15 तक। तो एंड करते हैं यहाँ पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।